हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है लव्यांश लाइफ साइंस पर। और मेरी ये लेक्चर सीरीज चल रही है 2014 के दिसंबर के पेपर्स को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चंस थे पार्ट बी के, वो एकदम डिटेल वाइज एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए मैंने सारे क्वेश्चंस को आपको समझाया था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें, जिससे कि मेरे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने डेवलपमेंट बायोलॉजी के पूरे जितने भी लेक्चर्स थे सारे अपलोड कर दिए गए और उनके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के भी अप्लाई करे मैंने। और मैं और क्वेश्चंस को मैं अच्छे से लाऊंगा। और मोलिकुलर बायोलॉजी के लेक्चर्स भी मैंने बहुत से बनाए हैं, तो आप मेरे लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें 31 नंबर क्वेश्चंस की, तो फर्स्टली क्या होता है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द आरएनए प्राइमर इज डिग्रेडेड बाय 5 days to 3 days एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो क्या बोल रहा है, रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, आरएनए प्राइमर कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे पास, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट में। हम जहाँ देखते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो बनते हैं हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड में। लैगिंग स्ट्रैंड जो बनता है, ये मैंने डिटेल में समझाया आपको डीएनए का रेप्लिकेशन, तो आप मेरे लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या है। तो लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनते हैं और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के अंदर क्या होता है, ये आरएनए प्राइमर के द्वारा जुड़े होते हैं। और इस आरएनए प्राइमर्स को अटैच करने का काम कौन करता है, अगर हम बात करें इस आरएनए प्राइमर को अटैचमेंट का काम, तो आरएनए प्राइमर के अटैचमेंट का काम कौन करता है, प्राइमेज एंजाइम करता है। प्राइमेज एंजाइम अटैचमेंट का काम कर रहा है। पर यहाँ क्या पूछा है, डिग्रेडेशन के लिए। डिग्रेडेशन के लिए मेनली अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यूज होता है। और हम प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक के अंदर फ्लैप एंडोन्यूक्लियस वर्क करता है। सॉरी, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एच आरएनएस क्या करता है, ये आरएनए को क्लीवेज करने का काम करता है। फ्लैप एंडोन्यूक्लियस की अगर हम बात करें, तो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए के एक्स्ट्रा पार्ट्स को क्लीवेज करने का काम करता है। इसमें आंसर गलत दिया है, तो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि सबके वर्क बताता हूँ। तो आरएनएस का वर्क क्या है, ये आरएनए क्लीवेज का काम करेगा ना। क्लीवेज मतलब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है 5 days to 3 days। फ्लैप एंडोन्यूक्लियस की अगर हम बात कर ले, तो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए का जो एक्स्ट्रा पार्ट बन जाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट में, उस एक्स्ट्रा पार्ट का क्लीवेज करने का काम करता है ना। इसका जिक्र मैंने अपने लेक्चर में किया है, तो आप मेरे लेक्चर जाके देख सकते हो। मैं सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टोपो आइसोमरेज सेकेंड बी की बात करें, तो ये क्या करते हैं, डबल स्टैंड ब्रेक लगाते हैं और सुपर कॉइलिंग को कम करने का काम करता है ना। डीएनए पॉलीमरेज गामा की अगर हम बात करें, तो मैंने डीएनए के पॉलीमरेज के जब लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था, जो गामा होता है, गामा किसके लिए होता है, ट्रांसलेशन सिंथेसिस के लिए होता है। ट्रांसलेशन सिंथेसिस करता है एंड देन ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में वर्क करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ फर्स्ट। इसने कौन सा आंसर है, फर्स्ट आंसर हुआ, है ना। अब हम बात करें 31 क्वेश्चन की, 32 क्वेश्चन की। तो 32 क्वेश्चन में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इज नॉट ट्रू इन द यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के अंदर। अब यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के अंदर कौन सा ट्रू नहीं है ना। इस चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली देखें। दैट राइबोसोम बाइंडिंग साइट ऑन द एमआरएनए इज कॉल्ड एज कोजेक सीक्वेंस, सही है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक में कौन सी सीक्वेंस होती है, तो अगर राइबोसोम बाइंडिंग साइट की अगर हम बात करें, तो प्रोकैरियोटिक में कौन सी होती है, शाइनो-डलगरने सीक्वेंस है ना, साइनो-डलगरने सीक्वेंस होती है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में कौन सी होती है, कोजेक सीक्वेंस। और अगर हम बात करें किसकी वाली, अगर किसी वायरस की अगर बात करें, वायरल स्ट्रक्चर की, तो वायरल के लिए कौन सी होती है, वायरल के लिए होती है IRES, ऐसा कुछ सीक्वेंस होती है। ये सीक्वेंस होती है वायरल के लिए, है ना। देन अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें
तो इनिशिएटर टीआरएनए इज द टीआरएनए एफ मिथ, एफ मिथ नहीं होता है। एफ मिथ किस में होता है? यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में होता है, यूकैरियोटिक सॉरी प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में होता है, ये प्रोकैरियोटिक का फंक्शन है ना। एंड देन इनिशिएटर, तो ये गलत हुआ। इनिशिएटर एमिनो एसिड इज द मिथियोनिन, दिस आर द ट्रू। यहाँ पर मिथियोनिन होता है, ओनली मिथियोनिन होता है। यहाँ एफ मिथ जो होता है ओनली प्रोकैरियोटिक्स में यूज होता है। ट्रांसलोकेशन फैक्टर इज द EF2, सही। ये क्या करता है? टीआरएनए को ट्रांसलोकेट करने का काम करता है, किसके ऊपर? मैसेंजर आरएनए पर, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि ये क्यों गलत है। देन अगर हम बात करते हैं सम टी लिम्फोसाइट, क्या बोल रहा है? सम टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्ड टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। क्या होता है? कुछ टी लिम्फोसाइट्स जो है, टी लिम्फोसाइट्स उन्होंने रिस्पॉन्स जनरेट किया किसके अगेंस्ट? एंटीजन के अगेंस्ट, बाय सिंथेसाइजिंग ऑफ ग्रोथ फैक्टर। और इन्होंने क्या करा? जैसे ही इन्होंने स्टिमुलेट करा देन ये सिंथेसाइज कर रहे हैं किसी ग्रोथ फैक्टर की। ये क्या है? ग्रोथ फैक्टर है। ग्रोथ फैक्टर को सिंथेसाइज किया, देयर बाय इंक्रीजिंग द रिस्पॉन्सिव टी लिम्फोसाइट रिजल्टिंग इन द, और ये क्या कर रहा है? इसको स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। एंड द रिस्पॉन्सिंग टी लिम्फोसाइट रिजल्टिंग इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये क्या कर रहे हैं? खुद का एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, रिस्पॉन्स के जरिए क्या कहता है? एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं। एम्प्लीफिकेशन मीन्स क्या होता है? ये खुद की ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब खुद का नंबर बढ़ा है, नंबर में ग्रोथ कर रहे हैं, नंबर में ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? खुद के ऊपर अगर कभी कोई सिग्नल्स को स्टिमुलेट करा रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, है ना। अगर एंडोक्राइन सिग्नलिंग की बात करें तो मतलब ब्लड के जरिए अगर कभी कोई सिग्नल ट्रेवल कर रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? एंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग की बात करें तो जो क्लोजली रिलेटेड, एकदम भी क्लोजली नहीं, थोड़ा क्लोजली रिलेटेड होते हैं, वहाँ पर सिग्नलिंग होती है। जैसे कि अगर हम बात कर लो इस टाइप की, ये सेल जो होती है सिग्नल को प्रोड्यूस करा एंड देन ये सिग्नल जाके दूसरे के रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैराक्राइन सिग्नलिंग। साइक्लिक सिग्नलिंग की बात करें तो ये GQ सिग्नलिंग की बात सॉरी GQ सिग्नलिंग या GS सिग्नलिंग की बात करें ना, जो साइक्लिक सिग्नलिंग होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इसको ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्यों बोला। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लाइकोसोअमीना ग्लाइकेन आर द यूजली लिंक्ड टू द प्रोटीन। क्या होता है? ग्लाइकोसोअमीनो ग्लाइकेन क्या होता है? इसमें देखो, ग्लाइकोसो मतलब ग्लूकोस यूनिट, एमिनो ग्रुप मतलब एमीन ग्रुप। इसमें क्या है? ग्लूकोस यूनिट भी है, एमीन ग्रुप भी है, एंड ग्लाइकन यूनिट, ग्लाइकन चेन भी है ना। तो ये आर द यूजली लिंक्ड टू द प्रोटीन। तो ये किससे लिंक्ड होते हैं? प्रोटीन से, प्रोटीन से। इसको हम क्या बोलते हैं? कोर चेन बोलते हैं ना। एंड दिस उसको क्या बोलते हैं लास्ट में? प्रोटियोग्लाइकेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटियोग्लाइकेन। कौन सा प्रोटियोग्लाइकेन नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? हाइल्यूरोन। हाइल्यूरोन क्या होता है? देखो, एग्रीकेन तो होता है, एग्रीकेन क्या होता है कि चेन होती है प्रोटीन की, जिससे कि इसे ग्लाइकोसोअमीनो ग्लाइकेन जो होता है इस टाइप से चेन से जुड़ा हुआ होता है ना, ये चेन कन्फर्मेशन में। और ये क्या होता है? प्रोटीन की कोर चेन होती है, प्रोटीन कोर चेन होती है ना। बीटा ग्लाइकन भी एक प्रकार का हमारे पास प्रोटीओग्लाइकन है, साइन डेकन भी हमारे पास एक प्रकार का प्रोटीओग्लाइकन है। और इसका यूज किसके अंदर होता है? हमारे पास क्रोमेटोग्राफी में, इसका यूज होता है। तो मैं आपको इनके स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ग्लाइकोसोअमीनो ग्लाइकेन के जो मेनली यूजफुल होते हैं हमारे सारे सिस्टम में। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है। हाइल्यूरोनिक एसिड, अगर हम हाइल्यूरोनिक एसिड की बात करें तो हाइल्यूरोनिक एसिड के अंदर क्या होता है? अगर मैं हाइल्यूरोनिक एसिड की बात करूँ तो हाइल्यूरोनिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? इसके अंदर 1,3 लिंकेज होती है, डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड होता है, एंड देन क्या होता है यहाँ पर? एनेसिटाइल ग्लूकोसामिन, और इसमें सल्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है। सल्फेट ग्रुप एब्सेंट होने के कारण क्या होता है? ये किसी भी प्रोटीन से बाइंड नहीं होता है, तो ये क्या होता है? प्रोटीओग्लाइकेन नहीं कहलाते हैं। सल्फेट ग्रुप, बाकी सब में सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। देखो सल्फेट ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? ये सल्फेट ग्रुप डर्मेटिन सल्फेट में कौन से 4th कार्बन पर प्रेजेंट है ना। इसके अंदर भी कौन सी हो रही? 1,3 लिंकेज होती है, इसमें 1,4 लिंकेज हो रही किसमें? केराटिन सल्फेट में। केराटिन सल्फेट में क्या होता है? यहाँ पर गैलेक्टोज यूनिट होती है, और एनेसिटाइल गैलेक्टोसामिन होता है ना। और यहाँ पर सल्फेट यहाँ पर भी है, ये सल्फेट
ये सल्फेट ग्रुप क्या करते हैं, ये सल्फेट ग्रुप जो इनके स्ट्रक्चर के अंदर सल्फेट ग्रुप होते हैं, ये सल्फेट ग्रुप ये सारे ग्लाइकोसोमिनोग्लाइकेन है। ये क्या है, ग्लाइकेसो अमीनो ग्लाइकन है ना। और ये क्या करते हैं, सल्फेट ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होते हैं ये प्रोटीन से बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जैसे हाइलुरोनिक एसिड के अंदर हमारे पास सल्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है, इसलिए ये किसी प्रोटीन से प्रॉपरली बाइंड नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तो ये एक प्रकार का प्रोटीग्लाइकेन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पेशेंट विथ ER प्लस PR प्लस ब्रेस्ट कैंसर, किसकी बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, वॉज क्योर्ड विद द ड्रग टी। तो अगर हम कोई ER प्लस है और PR प्लस है, इसको अगर हमने क्योर्ड करा ड्रग टी से वेयर एवर और सेकेंड पेशेंट डिड नॉट रिस्पॉन्ड, तो ये पेशेंट क्या हो रहा है, इस ड्रग के थ्रू रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। एंड द टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट थेरेपी यू वुड सजेस्ट यू सेकेंड पेशेंट, तो सेकेंड पेशेंट के लिए कौन सी थेरेपी आप सजेस्ट करोगे। देन सर्जरी, तो सर्जरी क्या होता है, किसी भी कैंसर के लिए अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर के लिए सर्जरी कोई एक सफिशिएंट इलाज नहीं है। बिकॉज क्यों, क्योंकि अगर हम कभी कोई कैंसर सेल है उसको अगर हम सर्जरी के द्वारा रिमूव कर देते हैं, देन कैंसर, आपने ये पढ़ा होगा कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस की, मेटास्टेसिस की। अब मेटास्टेसिस क्या होता है कि ये ब्लड के कांटेक्ट के थ्रू क्या करता है, वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर जाकर वहाँ ग्रोथ करती है, मतलब ब्लड के अंदर इसका कंसंट्रेशन फैल जाता है। कि अगर हम सर्जरी भी कर दे तो कुछ साल बाद या कुछ महीनों बाद क्या होगा कि कई और का कैंसर जो होती है, जो सेल होती है कैंसर सेल, अगर मैं एक मेनली एक एग्जांपल बताऊँ तो जहाँ ब्रेस्ट कैंसर की सेल है, ये ब्रेस्ट कैंसर की सेल ब्लड के थ्रू क्या करती है, किसी भी पार्ट में हमारे पास जा सकती है। जैसे कि अगर कभी हम बोले हैंड के अंदर अगर जाए तो ये हैंड का कैंसर भी करा सकती है ना, इस टाइप का ब्लड कैंसर, हार्ट कैंसर, इस टाइप के कैंसर को भी करा सकती है। तो सर्जरी एक प्रकार का सफिशिएंट नहीं है क्योंकि ड्रग ही इसमें फेल हो गई है। देन फॉलोड बाय HER2 न्यूरो टारगेटिंग ड्रग। अब हम कभी हम बोल रहे हैं HER2 न्यूरो टारगेटिंग ड्रग दे रहे हैं, देन ड्रग तो हमारे पास यार रिस्पॉन्सिव ही नहीं है। और किसके लिए हमारे पास ER और PR प्लस ब्रेस्ट कैंसर के लिए चाहिए, हर किसके लिए होता है, हमारा ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है। एंड ड्रग दैट टारगेट ट्रिपल नेगेटिव ER PR और HER2 द ब्रेस्ट कैंसर। हाँ ये सही है, बिकॉज क्या होता है, अगर कभी कोई सेकेंड पेशेंट है, सॉरी पेशेंट है, और ये पेशेंट क्या कर रहा है, इस ड्रग से, ये जो ड्रग है इसके लिए रेसिस्टेंस है, देन सॉरी सेंसिटिव है बट वर्क नहीं कर रही, इसलिए रेसिस्टेंट हो गया। देन इस रेसिस्टेंट ड्रग को अगर कभी हमको ट्रीट करना है, देन उस पेशेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल नेगेटिव सेंसिंग, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के 3 टाइप के कैंसर्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, ER प्लस, ER माइनस, PR माइनस, HER2 माइनस। तो ये 3 टाइप के कैंसर के अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, उसके ड्रग को रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। तो ये सेकेंड इसलिए सही है। रेडिएशन भी एक प्रकार का कोई इलाज नहीं है, बिकॉज क्या होता है कि रेडिएशंस के अंदर हम ब्रेस्ट कैंसर को पूरी तरीके से डेड नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो होती है एक प्रकार सिंक्रोनाइज नहीं होती। सिंक्रोनाइज मीन्स क्या होता है कि कोई भी सेल एक ही स्टेज में होना, इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड सेल बोलते हैं, सेल, है ना। तो कोई भी सेल जो होती है सिंक्रोनाइज्ड स्टेज में नहीं हो पाती है। सर्जरी तो मैंने आपको बताया ऊपर, तो इसलिए सबसे बेस्ट अगर हम बात करें तो इसके लिए 3 टाइप्स के ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही हुआ, सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देन इफ यू रन अ पेंटावेलेंट IgM, अगर हम बात करें पेंटावेलेंट IgM क्या होती है, एक पेंटावेलेंट सब यूनिट होती है, इस टाइप की हमारे पास पेंटावेलेंट सब यूनिट होती है, पेंटावेलेंट सब यूनिट होती है IgM। थॉट SDS पॉलीक्रिमिनेट जीन, SDS फेज क्या करता है, ये क्या क्लीवेज का काम करता है, क्लीवेज, बॉन्डिंग क्लीवेज, मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं हमारे पास, डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्लीवेज करने का काम करता है। देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, हाउ मेनी बैंड यू विल आर सपोज्ड टू गेट द बाय वेस्टर्न ब्लोटिंग। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर मेनली हमारे पास 2 बैंड मिलने चाहिए। 2 बैंड क्यों, क्योंकि जो इसकी वाली चेन है, जो ये 5 चेन है, ये 5 चेन सेम मोलिकुलर वेट की होनी चाहिए, सेम मोलिकुलर वेट की होनी चाहिए। एंड सेकेंड बैंड जो हमारे को मिलना चाहिए, ये इसका इंटरनल आई बैंड का होता है, इंटरनल आई बैंड, जो इन 5 चेन को अटैच करके रखता है। बट इसके अंदर 2 तो कहीं तक नहीं दिया है, इसलिए फॉर हम 1 बैंड की बात करेंगे, है ना। जहाँ पर अगर हम बात करें, और वेस्टर्न ब्लॉट यूजिंग द एल्केलाइन फॉस्फेट कॉन्जुगेट सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो आपको समझ में आ गया होगा।
कि क्या होता है कि जो 5 चेन है ये मेनली आई चेन से जुड़ी हुई होती है, तो ये आई चेन का बैंड भी आना चाहिए, तो आई चेन का बैंड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, absent है, तो इसलिए यहाँ पर ओनली एक ही बैंड मिल रहा है। और अगर हम बात करें मतलब एंटीबॉडी किसकी, IgM यहाँ पर बात करी थी, और अगर हम बात करें IgA एंटीबॉडी की, तो IgA एंटीबॉडी में हमको कितने बैंड मिलेंगे, 3 बैंड मिलेंगे। 3 बैंड क्यों, क्योंकि ये 2 बाईवेलेंट होती है, बाईवेलेंट होने के बाद में यहाँ पर जो होती है एक चेन, जो आई चेन होती है, फर्स्टली तो हमारे पास ये 2 चेन का एक बैंड मिलेगा, चेन बैंड है ना, फिर सेकेंड जो होता है आई बैंड मिलेगा हमको, आई का बैंड मिलेगा, एंड देन दूसरी जो होती है एक जे चेन होती है, इस टाइप से जुड़ी हुई होती है, तो ये जे चेन का बैंड मिलेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर हम IgA एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 3 बैंड मिलेंगे, IgM की 2 बॉन्ड मिलेंगे, और बाकी जो होता है हमारे पास 1 बॉन्ड मिलेंगे। लेंस फॉर्मेशन रिक्वायर, अगर हम बात करें डेवलपमेंट बायोलॉजी की, तो इससे मैंने एक लेक्चर बना चुका हूँ मेरा। लेंस फॉर्मेशन रिक्वायर सिक्वेंशियल इवेंट वेयर बाय द एंटीरियर न्यूरल प्लेट सिग्नल एंड द एंटीरियर एक्टोडर्म टू प्रमोट द सिक्रेशन ऑफ PEC6। मतलब क्या कर रहा है कि जो सेल है हमारे पास एक्टोडर्म की सेल, ये PEC6 को ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू, PEC6 ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू क्या करती है, एक्टिवेट करने का काम करती है, एंड विच रेंडर द एंटीरियर एंड एक्टोडर्म मोर रिस्पेक्टिव। और ये कौन सी पोजीशन पर है, एंटीरियर पोजीशन पर प्रेजेंट है। और पोस्टीरियर कौन सी सेल है हमारे पास, पोस्टीरियर सेल जो होती है हमारे पास कौन सी, ये होती है लेंस फॉर्मिंग सेल। एंड दिस ऑप्टिक वेसिकल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक वेसिकल होता है। ऑप्टिक वेसिकल क्या करता है, ऐसे रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। रिस्पॉन्स जो होते हैं ये PEC6 को अटैच करते हैं। मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया जिसके अंदर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की बात की, तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग करते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू क्या करते हैं, खुद को ये इंडक्टिव बनाते हैं। मतलब कोई जो सेल, ऑप्टिक वेसिकल की सेल जो है ये सिग्नल्स को भेज रही है, तो ये एक प्रकार की कौन सी सेल हो गई, इंडक्टिव सेल हो गई। और जो सेल इस सिग्नल्स के लिए कॉम्पिटेंट बन रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंस सेल बोलते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें द विच अबव कैन बेस्ट एक्सप्लेनेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, तो उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव एंड कॉम्पिटेंस का फिनोमिना, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो ये क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वाले लेक्चर्स में कराया है आपको, क्वेश्चंस का जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें इसको मैंने डिटेल वाइज समझाया है। देन द स्प्लिटिंग और माइग्रेशन ऑफ वन शीट ऑफ द सेल इनटू द 2 शीट एज ड्यूरिंग द हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन। यह हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस में होता है, डिलेमिनेशन की प्रोसेस में। इन्ग्रेशन की अगर बात करें तो मैंने आपको एक बेसिक एक टर्म बताए थे जिसके के थ्रू आपको समझ में आ सके। इन्ग्रेशन की बात करें तो हम बात करते हैं इमिग्रेशन ऑफ सेल की। अगर कहीं पे कोई सेल, कोई स्टेटमेंट के अंदर ऐसा आया है इमिग्रेशन ऑफ सेल, तो आप इन्ग्रेशन लगा सकते हो। इन्वोल्यूशन की अगर बात करें तो स्प्रेडिंग ऑफ सेल, स्प्रेडिंग ऑफ सेल की अगर स्प्रेडिंग हो रही है। देन अगर डिलेमिनेशन की बात करें तो हवा पेरिलियल अरेंजमेंट होता है सेल का, है ना। एंड देन इन्वेजिनेशन की बात करी तो एक पॉकेट बनता है हमारा, पॉकेट ऑफ सेल, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेजिनेशन के लिए, है ना। तो ये बेसिक टर्म है जिसको देख के आप स्टेटमेंट में समझ सकते हो। द ग्रुप ऑफ सेल ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टूला केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द ऑर्गेनाइजर इन द कॉल्ड। तो मैंने ये अपने लेक्चर में एकदम डिटेल वाइज समझाया है कि एम्फीबियन ब्लास्टूला की जो वो सेल जो ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करती है, मतलब क्या होता है, इस टाइप का हमारे पास एक होता है। देन यहाँ पर एक सेल्स का, जैसे कि हाँ जैसे ही स्पर्म एंट्री करता है देन कॉर्टिकल रोटेशन होता है, तो कॉर्टिकल्स की सेल जो होती है ये डोर्सल साइड पर जाकर क्या बनाती है, एक प्रकार की बोटल सेल का फॉर्मेशन करती है, बोटल सेल। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रे क्रिसेंट। और ये ग्रे क्रिसेंट क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर का फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियस सेंटर। और ये न्यूक्लियस सेंटर क्या करता है, ये इसके अपर वाली सेल को ऑर्गेनाइजर के फॉर्मेशन के लिए सिग्नलिंग प्रोवाइड करता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियस सेंटर, न्यूक्लियस सेंटर। हैंसन नोट की अगर हम बात करें तो हैंसन नोट किस में आता है, हैंसन नोट जो होता है चिक डेवलपमेंट में, चिक डेवलपमेंट में कौन बनाता है, हमारे पास स्ट्रिक, जो हमारे पास के अंदर स्ट्रिक बनती है,
जो हमारे पास स्ट्रिक बनती है चीक डेवलपमेंट में, जैसे कि इसमें ब्लास्टोपर लिप्स होते हैं, वैसे एक स्ट्रिक होती है। ये स्ट्रिक का जो एंड होता है वो हैंसन नोड का फॉर्मेशन करता है, एंड देन ये हैंसन नोड न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन करती है, न्यूरल प्लेट बनाती है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट किसकी, डोर्सल ब्लास्टोपर लीफ की बात करें, तो डोर्सल ब्लास्टोपर लीफ भी सेम, डोर्सल ब्लास्टोपर लीफ क्या करता है, यहाँ पर मिजोडम का फॉर्मेशन करता है, मिजोडम बनाता है। हाइपोब्लास्ट की बात करें तो हाइपोब्लास्ट किस में होती है, ये भी चिक डेवलपमेंट में ही होती है ना, ये भी चिक डेवलपमेंट में ही होती है सेम। और ये किस लिए सिग्नलिंग है, सिग्नलिंग के लिए, सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए, स्ट्रिक के सिग्नलिंग के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। तो ये लेक्चर, इसका लेक्चर मैंने एकदम डिटेल वाइज अपने लेक्चर्स के में डाल रखा है, तो मैं इसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप ज़रूर से मेरे लेक्चर्स देखें, तो आपको सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आसानी से करना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीड जर्मिनेशन ऑफ अ वाइल्ड टाइप प्लांट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर सीड जर्मिनेशन की बात करिए और नॉट करेक्ट पूछा है। देन अगर हम बात करें लो ABA एंड हाई बायोएक्टिव GA तो कैन ब्रेक सीड डोरमेंसी, तो ये सही होगा। क्या होगा कि अगर हम ABA अपन GA की बात करें तो जहाँ पर ABA लो है GA ज़्यादा है, तो GA क्या करता है, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड किस लिए यूज़ होता है, सीड की डोरमेंसी के लिए होता है ना, ब्रेक करता है। देन ABA की अगर हम बात करें तो ABA क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, और ये करता है किसी स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है, और स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होने के बाद में किसी भी स्ट्रेस कंडीशन को स्टेबलाइज करने का काम करता है ना। लाइट एक्कम्प्लेंट एंड विद द हाई टेम्परेचर कैन ब्रेक सीड डोरमेंसी, या हाई टेम्परेचर डोरमेंसी को ब्रेक करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। फिर भी हम आगे वाले स्टेटमेंट देखते हैं, सॉरी रुको 2 मिनट। अगर हम बात करते हैं, अगर हाँ अपन मानते हैं कि हाँ ये एक डाउटफुल कंडीशन है, तो हम आगे वाले का स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, GA इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन द केरल ग्रेन्स, तो ये तो सही है ना। GA अगर हम इंड्यूस की बात करें तो GA हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को, ये तो सही है। डिग्रेडेशन, क्योंकि ये अल्फा एमाइलेज का यूज़ करते हैं, अल्फा एमाइलेज को क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। अगर फोर्थ की बात करें, डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड स्टोरेज प्रोटीन प्रोवाइड द नरिशमेंट एंड एनर्जी टू सपोर्ट द सीडलिंग ग्रोथ, तो ये भी सही है कि फर्स्टली अगर हम बात करें भाई ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक करने के लिए जब ये प्लांट स्मॉल प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, स्मॉल प्लांट के लिए तो नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो नरिशमेंट कहाँ से लेता है, ये कार्बोहाइड्रेट से और स्टोरेज प्रोटीन से। तो अपना सेकेंड जो था ये सही में गलत है। अगर हम इसकी बात करें तो सेकेंड वाला इसका रॉन्ग आंसर है क्योंकि लाइट जो होता है, हाई टेम्परेचर, ये सीड डोरमेंट को ब्रेक नहीं करने का, ये क्या करेगा, ABA को इंड्यूस कर देगा, और ABA क्या करती है, एक प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन है, और स्टेबल कंडीशन को फॉर्मेशन करने के लिए ये किसी भी प्लांट की सीड को, प्लांट के लीफ को स्टोमेटा को ऑफ कर देगा, है ना, स्टोमेटा ऑफ कर देगा। स्टोमेटा ऑफ करने के बाद में हमारे पास जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब इसलिए स्टेबलाइज कंडीशन को स्टेबल करने का काम करेगा। तो मैं अब अगले लेक्चर में आपको एक 10 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं उसको प्रॉपरली आपको अच्छे से इसका जवाब दे दूंगा, डिटेल वाइज सारे क्वेश्चंस को। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।